हम अक्सर सुनते हैं कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया या फलाने राज्य की सरकार ने वो योजना शुरू की, लेकिन कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच शक्ति का असली संतुलन क्या है? असल में बॉस कौन है? भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, पर आए दिन की सुर्खियां केंद्र और राज्यों के बीच टकराव से भरी होती हैं। तो आज हम संविधान की उन परतों को खोलेंगे जो इस शक्ति संतुलन की कहानी बताती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सहयोग भी है और जबरदस्त संघर्ष भी। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी जटिल रिश्ते को समझने में मदद करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भारत का सिस्टम संघीय यानी फेडरल है या नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये सिस्टम जमीन पर काम कैसे करता है और ये अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे क्लासिक फेडरल देशों से इतना अलग और अनोखा क्यों है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, सरकारों को शक्ति के बंटवारे के हिसाब से मतलब मोटे तौर पर दो तरह से बांटा जा सकता है ना। हाँ, एक होती है एकात्मक या यूनिटरी सरकार, जैसे ब्रिटेन या फ्रांस में। यहाँ सारी ताकत एक ही जगह यानी राष्ट्रीय सरकार के पास होती है। वही पूरे देश के लिए कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारें अगर होती भी हैं तो वो अपनी शक्ति केंद्र से ही लेती हैं। और दूसरी होती है संघीय या फेडरल सरकार, जैसा कि हम अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, जहां शक्ति का बंटवारा होता है। जी सही, यहाँ संविधान खुद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। दोनों अपने अपने दायरे में आजाद होते हैं और कोई एक दूसरे के काम में बेवजह दखल नहीं दे सकता। दिलचस्प बात यह है कि ये फेडरेशन शब्द लैटिन के फेडूज से आया है, जिसका मतलब होता है संधि या समझौता। तो इसकी बुनियाद ही एक समझौते पर टिकी है। अच्छा, तो ये समझौते दो तरह से हो सकते हैं। मैंने पढ़ा कि एक तरीका है एकीकरण का, जब कई छोटे छोटे आजाद राज्य मिलकर एक मजबूत देश बनाने के लिए साथ आते हैं, जैसे अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने मिलकर किया था। अपनी शक्तियों को अपनी राज्यों में बांट देता है। हाँ, राज्यों में बांट देता है। इसका क्लासिक उदाहरण कनाडा है। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि भारत का मॉडल इसी से ज्यादा मिलता जुलता है। यहीं पर एक बात जो मुझे पढ़कर बहुत अजीब लगी, वो ये कि इतने बड़े देश के संविधान में, जिसे हम फेडरल कहते हैं, कहीं भी फेडरेशन या संघ शब्द लिखा ही नहीं है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ऐसा क्यों? ये जानबूझकर किया गया था? ये सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है और ये जानबूझकर किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके पीछे दो बहुत मजबूत तर्क दिए थे। पहला, उन्होंने साफ कहा कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। राज्य अपनी मर्जी से साथ नहीं आए हैं। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसे तोड़ा जा सके? किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये संघ अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द इसी बात पर जोर देता है कि भारत एक है, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए बस राज्यों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि भारत का झुकाव कनाडा मॉडल की तरफ क्यों है, जहां एक मजबूत केंद्र की परिकल्पना की गई है। चलिए अब उन विशेषताओं को देखते हैं जिनके आधार पर भारत को एक संघीय देश कहा जाता है। सबसे पहली और सबसे स्पष्ट बात तो ये है कि यहाँ दो स्तर पर सरकारें हैं, केंद्र में और राज्यों में। हाँ, इसे दोहरी राज पद्धति कहते हैं और दोनों की शक्तियों का स्रोत एक ही है, हमारा संविधान। इसीलिए एक लिखित संविधान का होना बेहद जरूरी है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच कोई भ्रम या झगड़ा न हो कि किसका क्या काम है। और हमारा संविधान तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो हर बात को विस्तार से बताता है। ठीक है, तो संविधान शक्तियों का बंटवारा करता है, पर ये बंटवारा किया कैसे गया है? क्या कोई लिस्ट है? हाँ, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 बहुत विस्तृत सूचियां हैं। पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, रेलवे। इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, क्योंकि इन पर पूरे देश में एक जैसी नीति की जरूरत है। और जाहिर है दूसरी सूची राज्यों के लिए होगी, जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करे। सही। दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, खेती, जन स्वास्थ्य जैसे विषय हैं। सामान्य हालात में इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। और फिर एक तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प सूची है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। दिलचस्प क्यों? क्योंकि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
इसमें शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी, तलाक जैसे विषय हैं। ये वो विषय हैं जिन पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों नजरियों की जरूरत पड़ती है। एक मिनट, अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया और दोनों में टकराव हो गया, तब क्या होगा? किसकी चलेगी? यहीं पर भारतीय व्यवस्था का केंद्रीय झुकाव दिखने लगता है। अगर टकराव की स्थिति बनती है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। राज्य का कानून उस हद तक रद्द हो जाएगा जिस हद तक वो केंद्रीय कानून का उल्लंघन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समवर्ती सूची, मेरा मतलब ये असल में केंद्र को राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का एक संवैधानिक रास्ता देती है, खासतौर पर जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। आप इसे ऐसे देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, सोचिए उन विषयों का क्या होता है जो इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं है। जैसे जब संविधान बना था तब साइबर क्राइम या डेटा प्राइवेसी जैसे विषय तो थे ही नहीं। हाँ, सही बात है। तो इन नई शक्तियों का मालिक कौन है? इन्हें अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं। और भारतीय संविधान के तहत ये सभी शक्तियां केंद्र के पास हैं। अमेरिका में ये राज्यों के पास होती हैं, लेकिन भारत में ये भी केंद्र को और मजबूत बनाती हैं। ये तो शक्तियों के बंटवारे की बात हुई, लेकिन अगर केंद्र या राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें या संविधान से बाहर जाकर कोई कानून बना दे, तो उसे रोकेगा कौन? इसके लिए दो बड़े सुरक्षा कवच हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, यानी देश में प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। और दूसरा कवच है एक स्वतंत्र न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बात के पहरेदार हैं कि कोई भी कानून संविधान की मूल भावना का उल्लंघन न करे। अगर ऐसा होता है तो अदालतें उस कानून को अवैध घोषित कर सकती हैं। और मैंने पढ़ा है कि इस संविधान को बदलना भी आसान नहीं है, खास तौर पर उन हिस्सों को जो केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े हैं। बिल्कुल, इसे कठोर संविधान कहते हैं। संघीय ढांचे से जुड़े किसी भी बदलाव के लिए संसद में 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, साथ में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। ये राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, ताकि केंद्र अपनी मर्जी से उनकी शक्तियां छीन न सके। ये सारी बातें सुनकर तो लगता है कि राज्य काफी शक्तिशाली हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए मजबूत इंतजाम है। केंद्र में राज्यसभा भी तो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई है। सैद्धांतिक रूप से तो यही इसका उद्देश्य है, जिसे द्विसदनीयता कहते हैं। राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है, जिसका काम राज्यों के हितों पर नजर रखना है। लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम इन संघीय विशेषताओं को जमीनी हकीकत पर कसते हैं तो तस्वीर धुंधली होने लगती है। आप कहना चाहती हैं कि क्या राज्यसभा वाकई राज्यों के हितों की रक्षा कर पाती है, या ज्यादातर ये केंद्र में बैठी पार्टी की राजनीति का ही एक और मंच बन जाती है? ये एक बड़ी बहस का विषय है और यहीं से हमें भारतीय व्यवस्था के एकात्मक यानी यूनिटरी झुकाव दिखने शुरू हो जाते हैं। जो कागज पर दिखता है और जो असल में होता है उसमें फर्क है, और इसकी शुरुआत होती है राज्यों के अस्तित्व से ही। स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। एक मिनट, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इसका क्या मतलब हुआ? तो सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। संघ यानी भारत देश अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन राज्य विनाशी हैं, यानी संसद एक साधारण बहुमत से जैसे कोई आम कानून पास होता है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है या उसे तोड़कर 2 या ज्यादा राज्य बना सकती है। और इसके लिए उसे उस राज्य की विधानसभा की सहमति की भी जरूरत नहीं है। क्या कहने? मतलब कल संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर सकती है और इसके लिए उसे यूपी सरकार की हाँ की भी जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, ये केंद्र को दी गई असाधारण शक्ति है। इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए, जिसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। वहाँ किसी भी राज्य की सीमाओं को उसकी सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता। ये एक बुनियादी फर्क है जो दिखाता है कि भारत में राज्यों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर कितना निर्भर है। और ये झुकाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राष्ट्रीय और दूसरी राज्य की। बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ एकल संविधान है। एक ही संविधान केंद्र और सभी राज्यों पर लागू होता है, जबकि अमेरिका में हर राज्य का अपना अलग संविधान है। हमारी न्यायपालिका भी एकीकृत है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स और फिर निचली अदालतें।
सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं और केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करते हैं। और राज्यों के मुखिया यानी राज्यपाल का पद भी तो इसी केंद्रीय नियंत्रण का एक उदाहरण है। उनकी नियुक्ति तो केंद्र करता है। वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक सकते हैं, जिससे कानून बनाने की राज्य की शक्ति पर केंद्र का सीधा नियंत्रण हो जाता है। मैंने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बारे में भी पढ़ा है, जिन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। ये भी तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है ना? हाँ, ये एक बहुत ही अनूठा फीचर है। इन अधिकारियों की भर्ती और ट्रेनिंग केंद्र सरकार यानी यूपीएससी करती है, लेकिन वे राज्यों में सबसे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर काम करते हैं। राज्य सरकारें उन्हें सस्पेंड तो कर सकती हैं, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है। यही वजह है कि जब भी किसी राज्य में कोई बड़ी प्रशासनिक चुनौती आती है, तो अक्सर केंद्र और राज्य के बीच इन अधिकारियों के तबादले या नियुक्ति को लेकर खींचतान देखने को मिलती है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा एक प्रावधान है जो रातों रात पूरे देश के संघीय ढांचे को एकात्मक बना सकता है, आपातकाल। बिल्कुल, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लगाए जाने वाले आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद एकात्मक लक्षण है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है। राज्यों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। राज्य विधानसभाएं या तो निलंबित हो जाती हैं या भंग कर दी जाती हैं। बिना किसी संविधान संशोधन के पूरा देश एक यूनिटरी स्टेट में बदल जाता है। तो एक तरफ हमारे पास संघीय विशेषताएं हैं, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, और दूसरी तरफ एकात्मक विशेषताएं हैं, जैसे मजबूत केंद्र, विनाशी राज्य, राज्यपाल का पद और आपातकालीन प्रावधान। तो फिर आखिर में हम हैं क्या? विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं? इसी मिलीजुली बनावट के कारण विशेषज्ञ भी बटे हुए हैं। केसी वेयर जैसे विद्वान ने इसे अर्ध संघीय या क्वाजी फेडरल कहा, यानी जो दिखने में तो संघीय है पर जिसकी आत्मा एकात्मक है। मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा, जहां राज्य अपने हक के लिए केंद्र से लगातार सौदेबाजी करते हैं। लेकिन क्या संविधान निर्माताओं ने इसे एक खामी के तौर पर देखा था? डॉक्टर अंबेडकर का इस पर क्या सोचना था? डॉक्टर अंबेडकर इसे खामी नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान समय और परिस्थिति की जरूरत के हिसाब से एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है। ये सामान्य समय में एक संघीय व्यवस्था की तरह काम करेगा ताकि क्षेत्रीय स्वायत्तता बनी रहे, लेकिन युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय यह एक एकात्मक व्यवस्था की तरह काम कर सकता है ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। ये लचीलापन ही इसकी खूबी है। और क्या न्यायपालिका ने इस पर कभी कोई अंतिम फैसला दिया है? हाँ, और वो फैसला मील का पत्थर माना जाता है। 1994 के एसआर मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता यानी बेसिक फीचर है। इसका मतलब है कि संसद संशोधन करके भी इस मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने माना कि भारत में केंद्र मजबूत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राज्य केंद्र की कठपुतलियां हैं। राज्यों की अपनी संवैधानिक पहचान और अधिकार हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि भारतीय संघीय व्यवस्था एक तराजू की तरह है। एक पलड़े पर देश की एकता और अखंडता की जरूरत है, जिसके लिए एक मजबूत केंद्र बनाया गया, और दूसरे पलड़े पर भारत की विशाल विविधता और क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जिनके लिए राज्यों को स्वायत्तता दी गई है। संविधान निर्माता लगातार इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संतुलन पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवित, गतिशील रिश्ता है जो देश की राजनीति, आर्थिक हालात और सामाजिक बदलावों के साथ लगातार विकसित होता रहता है। ये कोई मशीन नहीं है जिसे एक बार सेट कर दिया गया हो। ये एक सतत संवाद है। सही कहा। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय मॉडल किसी एक परिभाषा में फिट नहीं बैठता। ये भारतीय परिस्थितियों के लिए बनाया गया एक अनोखा मिश्रण है। और इसी से जुड़ा एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए है। स्रोत योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाने का जिक्र करते हैं, जिसे सहकारी संघवाद की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया है।
सोचने वाली बात यह है कि जीएसटी परिषद या नीति आयोग जैसी आज की संस्थाएं जो संविधान की मूल लिखावट से परे हैं, वे जमीनी स्तर पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित कर रही हैं? क्या वे वाकई सहयोग बढ़ा रही हैं या फिर वो भी शक्ति को केंद्र की तरफ खींचने का एक नया जरिया बन रही हैं? भविष्य में ये संतुलन किस दिशा में जाएगा?